नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। अब देखिए, समझौते के दावों के बीच मिडिल ईस्ट वॉर में हमले जो हैं वो और तेज हो गए हैं। लगातार आप जी न्यूज़ पर पल पल का अपडेट देख ही रहे हैं। सुबह से शाम तक हम आपको इस युद्ध से जुड़ी खबरें दिखाते रहते हैं। ईरान की ओर से अभी भी सुलह की बात को खारिज किया जा रहा है और अमेरिका इस बात पर कायम है कि सकारात्मक बातचीत चल रही है। और ये अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसे में बहस जरूरी है, सच्चाई क्या है ये जानने के लिए। वॉर की वजह से दुनिया भर के देशों में एनर्जी संकट और गंभीर होता जा रहा है। यूएस के दावों के बावजूद इजराइल से युद्धबंदी के संकेत नहीं हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि युद्ध जारी रहेगा। इस एक बात के पीछे डर है और एक डर इस बात का है कि यह युद्ध शुरू करने वालों के हाथ से ही ऐसा लग रहा है कि निकल रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या पिछले कुछ घंटों में हुए बड़े हमले आखिरी लम्हे अपनी ताकत दिखाने के लिए किए गए हैं? क्या इजराइल और ईरान ये साबित करना चाहते हैं कि वो झुके नहीं हैं, उनमें से कोई भी कमतर नहीं है? क्या अमेरिका के लिए ये युद्ध अब गले की हड्डी बन चुका है? ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके बयान क्या कह रहे हैं? क्या युद्ध रोकने की मौजूदा कोशिश में ट्रंप फेल भी हो सकते हैं या फिर फेल हो चुके हैं? और भी कई सवाल ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने ये सवाल मैं रखूंगा। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज की डिबेट बहुत गंभीर है और ऐसे में हमने ठीक समझा कि कोई पॉलिटिकल गेस्ट ना रखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल गेस्ट आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, चीखम चिल्ली शुरू हो जाती है, जो खासकर इस डिबेट की पहचान नहीं है। तो हमने सारे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, रक्षा विशेषज्ञ बुलाए हैं, जिससे आप इस युद्ध की स्थिति को, मौजूदा स्थिति को सही तरीके से जान पाएं, आपको कोई कंफ्यूज ना करे। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेजर जनरल अश्विनी सीवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज की डिबेट में हमारे साथ हैं। पूर्व राजनायक सुशील सिंघल हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रोबेंद्र सचदेव हमारे साथ कुछ ही पलों में बस जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा गेल के पूर्व चेयरमैन आशुतोष कर्नाटक जी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेजर जनरल अश्विनी सीवाच जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगा। सर, क्या कहता है आपका आकलन? इजराइल, नेतन्याहू का बयान जिस तरीके से आया कि युद्ध जारी है, ईरान का बयान कि कोई बातचीत नहीं चल रही और हम मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखेंगे, और ट्रंप का बयान कि ईरान के एक सम्मानित नेता से बात हो रही है और ईरान युद्ध नहीं चाहता, ईरान अब सीज फायर चाहता है। कुल मिलाकर के ये देश कहां खड़ा है इस युद्ध को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, देखो मुस्कान जी, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। उनको लगता है वो दलदल में फंस गए हैं और किसी तरीके से इस युद्ध से निकला जाए। और अगर आप उसकी घर के अंदर अप्रूवल रेटिंग देखें तो दिन पे दिन गिनती जारी है और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी हैं। तो ये सच्चाई है। उसको लगता है कि जिस प्रकार से सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर होने के बावजूद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी के ऊपर उनका काफी हद तक भरोसा है कि कुछ ना कुछ इसका हिस्सा निकलेगा। मगर जब आप देखते हैं इजराइल को, वो उस सेम पेज पे नहीं है। इजराइल है वो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे। इजराइल चाहता है कि अब मौका है ईरान को जितना भी कमजोर किया जा सके किया जाए, उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने की कैपेबिलिटी को बिल्कुल ध्वस्त किया जाए और उसके मिसाइल्स को भी कम किया जाए और उसको भी आपकी उनकी जो रेंज है, जैसे उन्होंने आज डिस्प्ले किया, 4000 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं डिगो ग्रासिया तक, तो वो चाहते हैं लड़ाई चले। अब बात आती है ईरान की। देखो, ईरान भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उसके पास उसका स्वॉट एनालिसिस करो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। उसकी जो वीकनेस है, उसकी वीकनेस है कि उसके पास एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस भी इतना कमजोर है, कोई इतना अच्छा नहीं है, और नेवी भी करीब करीब वीक ही है। मगर उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है उसकी रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन। अब वो 8 से 10 हजार रॉकेट, मिसाइल हैं, ड्रोन उसके 80,000 से 1 लाख है, मगर वो अनएंडिंग नहीं है, वो खत्म होंगे। तो मुझे लगता है कि उसको लगता है पासा अब मेरी तरफ है और कहीं ना कहीं ईरान
को अब थोड़ी सी बढ़ोत मिली हुई है और वो सोचता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे जो उसको चाहिए वो मिले, और अब जो अमेरिका है वो रिसीविंग एंड में शायद मान जाए। तो ये सच्चाई है। ये जो तीनों प्लेयर हैं अलग अलग बात कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है ऑनरेबल एग्जिट हो, ईरान सोचेगा अगर एग्जिट होता है, सोल्यूशन होता है तो मेरी ट्रम्प पे हो, जो मैं चाहता हूं कि एक गारंटी मिले कि आइंदा युद्ध नहीं होगा, और कहीं ना कहीं मैं न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करूं सिविल पर्पज के लिए। और इजराइल जो है वो युद्ध नहीं तो रोकना चाहता है, इजराइल युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है। मुझे लगता है इस तरीके से अब ये बातचीत चल रही है। क्या ये 5 दिन की पॉज के बाद कुछ होगा? क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि 5 दिन के पौज में अमेरिका के तो इतने वार नहीं कर रहा है, इजराइल ईरान पे कर रहा है, ईरान इजराइल पे कर रहा है। और आप ये देखें एनर्जी सेक्टर को, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुस्कान कि ईरान ने इसको बहुत ही चतुराई से इस लड़ाई को एक एसिमेट्रिक वारफेयर की तरह तौर पे क्या किया। उसको पता है मेरी कन्वेंशनल पावर इतनी नहीं है, मैं 2 बड़े देशों का मुकाबला कर पाऊं, और उसने इसको इकोनॉमिक वॉर बना दिया है। एक तो उसने स्टेट को ब्लॉक करके, और दूसरा जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी बेसिस थी अमेरिका की उन पे हमला करके और कोलैटरल डैमेज करके एनर्जी सेक्टर पे। आज क्या है, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर के दे जब होंगे, पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि ये लड़ाई कब बंद हो। 20% ऑयल और 35% एनर्जी यहां से जाती है। मैं समझ गया। अश्विनी सिवाल जी, मैं आता हूं आपके पास। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अभी डिबेट शुरू होने से पहले गेस्ट रूम में बड़ी अच्छी बात आपने कही थी। अश्विनी सिवाल जी भी वही बात कह रहे हैं कि ईरान ने इसे इकोनॉमिक वॉर बना दिया है। ठीक है, इजराइल चाहता है कि ये युद्ध खत्म ना हो। इजराइल जब से पैदा हुआ है तब से युद्ध में है, उसके लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। सवाल यह है कि बहुत सही पॉइंट आपने उठाया था, और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही लड़ाई बची है? बाकी रिजल्ट जो था वो सामने आ चुका है, सारी मंशाएं क्लियर हो चुकी हैं, केवल अब एक ही पॉइंट पर, हॉर्मुज पर फैसला आना बाकी है। जय हिंद, नमस्कार। पिछले 24 दिन में अगर आप देखें, दुनिया को सिर्फ यही दिख रहा है। आज बड़ा अटैक हुआ, आज एक और बड़ा अटैक हुआ, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, एक उससे बड़ा अटैक हुआ, बड़ा 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 बड़ा। उससे बाद क्या हुआ? उसके बाद रिफाइनरी पर अटैक हुआ, एनर्जी सोर्स पर अटैक हुआ, गैस के ऊपर अटैक हुआ। चलिए, मैंने ये भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके आगे क्या? अब क्या लड़ाई बची है? आप देखिए, मेरे लिए अब ये एकेडमिक इंटरेस्ट है कि आप 4 टारगेट इधर मार लें, 4 टारगेट उधर मार लें। आप हो सकता है बिकॉज यू आर यूएस कंबाइंड विद इजराइल, आप 10 मार लेंगे, लेकिन ईरान को उसकी कमजोरी में 2 टारगेट आपको ग्रांट करने पड़ेंगे, और वो 2 टारगेट शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल हो या ना हो। आप ईरान के ऊपर 10 कैजुअल्टी कर सकते हो, मैं मान लूंगा, लेकिन क्या आप 1 कैजुअल्टी, 1 बॉडी बैग एक्सेप्ट कर पाओगे अपने देश में? मुझे नहीं लग रहा कर पाओगे। अब जो लड़ाई मेरे लिए है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है, क्या आप हॉर्मुज में लड़ाई लड़ोगे, और अगर लड़ोगे तो यूएस, क्या आप ग्राउंड पर आओगे? आपको उतनी आसानी होगी? क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल शक्ति है कि आप बॉडी बैग्स अपने घर बेच पाओगे? क्योंकि ये गारंटेड है कि आप ग्राउंड पर आए तो आपको बॉडी बैग्स ले जाने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि डिफेंडर ओरिएंटेड ग्राउंड्स हैं। अगर हम कोस्टल एरिया देख लें, पहाड़ है, पथरीला जमीन है, ये टोटली डिफेंसिव ऑपरेशंस को सूट करता है, और इसके चप्पे चप्पे से ईरान वाकिफ है। ईरान को मालूम है, ईरान के पास अगर स्ट्रेंथ है तो सिर्फ 2 ही है। एक, लड़ाई का स्वरूप बढ़ाओ, जहां आप यूएस तक नहीं पहुंच पाओगे आप उसे मिडिल ईस्ट में लेकर जाओ। अब अगर हॉर्मुज की बैटल आती है, मैं मान सकता हूं, चलिए एरिया सुपीरियरिटी अभी भी होगी, लेकिन ग्राउंड सुपीरियरिटी 1200 किलोमीटर में 4500 ट्रुप्स, कहां कहां कितनी डिप्लॉयमेंट करोगे? आपको मार जरूर खानी पड़ेगी। आप डोमिनेट कर जाओगे, आप शिप्स ले आओगे। 22 कंट्री की शिप्स आने को तैयार हैं, लेकिन वो कहती हैं हम सीज फायर के बाद आने को तैयार हैं, उससे पहले आने को कोई नहीं तैयार है। कोई देश इस समय अपने लिए इन कैजुअलिटीज को नहीं लेना चाहता, और मेरा कहना है एज अ इंडियन, भाई साहब लड़ाई तेरी, तो ऑयल मेरा क्यों परेशानी में आ रहा है? भाई ये लड़ाई यूएस के ऑयल की नहीं है, ये डोमिनेंस की लड़ाई है, कंट्रोल की लड़ाई है कि यस, मैं दुनिया में ऑयल को कंट्रोल कर सकता हूं। अदरवाइज हॉर्मुज के अंदर से सिर्फ 2% लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न। ये सिर्फ डोमिनेशन की लड़ाई है, ये इकोनॉमी की लड़ाई है, ये पेट्रो डॉलर्स की लड़ाई है। ठीक है, रोविंद्र सचदेवा जी, सवाल ये कि लड़ाई कैसी भी हो, इसमें अमेरिका की अब क्या स्थिति है? कल तक हम अमेरिका की भूमिका पर बात करते थे, आज ट्रंप ने अपने बयानों से अपने
स्थिति को मजाहिया बना लिया है। क्या भूमिका नहीं, क्या स्थिति है, ये सवाल अब बनता है। अमेरिका किस भूमिका में खड़ा हुआ है, क्योंकि अब सीज फायर के वेपन के अलावा मुझे नहीं लगता अमेरिका के पास कुछ बचा है। रोवेंद्र सचदेवा। रोवेंद्र है ही नहीं। अच्छा, रोवेंद्र जी के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है, अभी तक विंडो में दिख रहे थे, अब नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सुशील सिंघल जी भी दे सकते हैं। सुशील सिंघल जी। It's a very interesting analysis so far I saw on the defense side. Yeah. But let me focus on the diplomatic side. What is happening in the last 24 hours? The President Trump, as we know, that is looking for an off-ramp ASAP. And you know, the last few statements which he has made. सर अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो दर्शकों को बड़ी सहूलियत होगी। Sorry. मेरे लिए हिंदी आप बोल किसी सकते हैं। अंग्रेजी चैनल से आ रहे हैं मुझे लग रहा है। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट अभी पीछे दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 24 घंटे के अंदर, अगर आप देखें तो वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। एक तो वो देख रहे हैं कोई एस्केप गोट उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरा जिस तरह से उन्होंने इजिप्शियन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली कि भी 5 दिन के लिए हम अटैक नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू दिस, इजिप्शियन ऑफर था जो वो बात कर रहे थे IRGC में, क्योंकि उनके कनेक्शन है, वहां से उन्होंने बात की और वहां से वो 5 दिन वाला जो प्रपोजल वहां से निकला और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना किसी कंडीशन के एकदम मान लिया कि जी मेरी बातचीत चल रही है। और उन्होंने जो मैसेजेस को उन्होंने डिस्कशन मान लिया कि भाई हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस है कि भाई मैसेज गया, उसका कुछ जवाब आया या नहीं आया, तो उसको वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। तो उन्होंने उसको, जो उनकी आदत है, उन्होंने 2-3 लेवल उसके बढ़ा दिए हैं। और ईरान ने इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट में, दिखाने के लिए कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने बिल्कुल, अगर आप शब्दों को देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हमारे कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा। तो जो उसमें अंतर है, मतलब बातचीत से इनकार नहीं किया लेकिन नेगोशिएशन से इनकार किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वो मैसेजेस टू एंड फ्रो हो रहे हैं, वो बहुत क्लियर आ गया है मैसेजेस। तो ईरान अपने आप को क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फील कर रहा है, और उसको मालूम है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत जल्दी से जल्दी जैसा मौका लगे वो निकलना चाहता है इस लड़ाई से, क्योंकि बहुत सारे उनके पास प्रेशर है। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर डाल दिया है उन्होंने कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं एंड आई एम श्योर ही विल डू, वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उनका जो ग्राउंड पर है वो बराबर अटैक कर रहे हैं। तो उनका ये है कि अगर कोई समझौता होता है, अगर उनकी शर्तों पे होता है, क्योंकि उनकी 3-4 शर्तें हैं कि एक तो न्यूक्लियर, दूसरी मिसाइल्स, तीसरा वो रीजनल जो इशू है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स। ऑफ कोर्स उधर ईरान की भी अपनी कंडीशंस कि भाई हमारे को पैसा दो, जो आपने नुकसान किया है हमको, हमारे पास गारंटीज दीजिए आप। तो ये अभी जो स्टेज है वो मेरे ख्याल से ग्राउंड तैयार हो रही है बातचीत की। ठीक है, लेकिन बातचीत, ये बातचीत सुशील सिंघल जी, ये बातचीत ईरान और अमेरिका की, चलिए ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि संवाद की कोशिश की जा रही है। क्या भारत को संवाद से आगे बढ़कर मध्यस्थता की भूमिका तक आना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, बात यह है कि अब डिप्लोमेटिकली क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल जो है, आज भी और कल भी बोला है राज्यसभा और लोकसभा में, उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं कि वहां बातचीत में वो भी बोल रहे हैं कुछ, जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अब ओपनली मेरे ख्याल से आने की बात जहां तक है, वो उसमें अभी मेरे ख्याल से समय है। मेरे ख्याल से हमारे लोग जो है अभी इतनी जल्दी ओपनली नहीं आएंगे, बैकग्राउंड में काम करेंगे। अभी पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बोल रहा है कि हमने ये किया है, हम वो कर रहे हैं। जनरल साहब भी जो, उनके फील्ड मार्शल साहब भी जो है बातचीत कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि उनको भी मौका मिल गया डायरेक्ट टॉक करने का जो है। तो प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट की जगह जो है हेड ऑफ आर्मी वहां पे बात करता है दूसरे लीडर से, तो एक इंटरेस्टिंग मौका है उनको। लेकिन उधर जो है जो इजिप्शियंस हैं, आई थिंक वो ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंट है। अगर आप देखें, उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला है, बट मोस्ट इफेक्टिव एट दिस मोमेंट मुझे जो लग रहा है वो इजिप्शियंस हैं, टर्की टू एन एक्सटेंट, लेकिन पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, जो कि मोस्ट इनइफेक्टिव है। सुशील सिंह जी, लौटता हूं आपके पास। रोवेंद्र सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोवेंद्र सचदेवा जी, अब सवाल समझौते पर टिका है
और समझौते की स्थिति यह है कि ट्रंप अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि ईरान से बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है, ईरान शांति चाहता है। ईरान कह रहा है कि भाई हम युद्ध जारी रखेंगे, हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है, बातचीत भले ही जारी हो। सवाल यह कि ईरान की तरफ से अब तक किसी लीडरशिप का चेहरा भी सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में समझौता आपको किस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, या समझौते की कल्पना करना सिर्फ बेमानी या ख्याली पुलाव है? थैंक यू। देखिए, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो ये सारी बातें हो रही हैं। और इसमें जो उभर के आ रहा है, जो भी बैक चैनल्स या कुछ मैसेजेस का आदान प्रदान आगे पीछे हो रहे हैं, उसमें इस समय 4 प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इंटरलोक्यूटर्स की तरह। पहले जैसे ओमान था, कतर था, अब की बार सऊदी, इजिप्ट, टर्की एंड पाकिस्तान, ये 4 हैं जो कर रहे हैं। और इससे पहले मैसेज जो कहते हैं, आई थिंक काफी पॉइंट आउट सही कर रहे थे वो, कि इजिप्ट इसलिए कि इजिप्शियन इंटेलिजेंस के काफी नेटवर्क्स हैं इस इलाके में, इंक्लूडिंग विद IRGC। आपको याद हो वो हमास के मामले में भी बातचीत चाहे कतर कर रहा था डिप्लोमेटिकली, बट अल्टीमेट जो मैसेज जाना होता था ना हमास के पास गाजा में अंदर, वो इजिप्शियन इंटेलिजेंस द्वारा पहुंचाया जाता था या वो रोल प्ले करते थे। तो अभी जो है ईरान, देखिए हो सकता है जो आ रहा है कि कुछ लीडरशिप मैसेज एक्सचेंज कर रही है। ईरान ऑफिशियली तो डिनाई कर रहा है, वो तो डिनाई करेगा ही कोई भी देश, राइट। पर जो हो रहा है उसमें शायद उनका स्पीकर, कहा जा रहा है कि स्पीकर के ऑफिस से बात हो रही है कुछ, या फिर हो रहा है कि अब आ रहा है, बल्कि इनफैक्ट मुश्तबा खामेनी जो बेटे हैं, जो सुप्रीम लीडर बने हैं, किधर है पता नहीं, पर हो रहा है कि उस ही इज एग्रीड। अभी अल जजीरा आई थिंक कुछ हेडलाइंस रन कर रहा था या खबरें दे रहा था उस पे। पॉइंट इसकी ईरान को सरवाइव करना है, ओके, एंड वो सर्वाइवल के लिए अपने किस हद तक लड़ेगा। और ईरान तो तभी बेंड होगा ना जब उसको होगा कि उसके सारे ड्रोन व्रोन सब खत्म हो गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सारा कुछ मारा जा चुका है और उनके लीडर्स की खुद जान की खतरा है। अब क्या करें, 10 मिनट है, हाँ करो या ना करो, नहीं तुम भी गए, पूरा देश गया, ये वो। बट कॉन्ट्रडिक्शन जो थोड़ी अलग आएगी वो आ रही है ऑल्सो विद इजराइल के ऑब्जेक्टिव एंड अमेरिका के ऑब्जेक्टिव। अमेरिका इस समय चाहता है मेरे ख्याल से, जिसे हम कहें मानो रेजीम बिहेवियर, चेंज इन द रेजीम बिहेवियर, जबकि इजराइल चाहता है रेजीम खत्म हो, यानी कि कोलैप्स हो, खत्म हो, एक पूरा कोई नया ढांचा आए। और इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा इजराइल के लिए उसकी अपने हिसाब से ईरान को हमेशा हमेशा के लिए डिसिमेट कर देना। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है तो ईरान का सर्वाइवल इटसेल्फ इसी रेजीम का कुछ चीजों पे एडजस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप कर देंगे, हाँ हो सकता है, कहते हैं भैया ओके ठीक है न्यूक्लियर नहीं करते हम, मिसाइल हमारे जितने अभी हैं ठीक है, हम नई रेंज वाले नहीं बनाएंगे ज्यादा। ये 1 चीजें हो गई। हूती हिजबुल्लाह का चलो देखते हैं, बट ईरान मांगेगा कि मेरे को कॉम्पनसेशन दो, जितनी स्ट्रीट्स ऑफ हॉर्मुज से टैंकर जा रहे हैं, मेरे को इतना नुकसान हुआ है, तो हर टैंकर मानो मुझे $1 लाख दे, मेरा टॉल है ये। अमेरिका बोलेगा ठीक है भाई, ये पैसा तो कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना देंगे, ईरान को कुछ वो मिलेगा। तो अगर इन सिचुएशंस में भी और कुछ और, अगर ईरान इन सिचुएशंस पे भी अगर सीज फायर होती है तो ये माना जाएगा, देखा जाएगा कि ईरान इसमें सरवाइव करके ऊंचा हाथ लेकर के आ गया है, जीसीसी कंट्रीज के लिए खास करके। तो इसलिए जीसीसी कंट्रीज भी चाह रही है, इंक्लूडिंग सऊदी, और ये भी है कि सऊदी ने भी अल्टीमेटली पुश किया ट्रंप को कि अभी करो, मारो इनको। तो ये बहुत ही सिचुएशन में है। एंड लास्ट, ट्रंप के बारे में एक चीज कहूंगा मैं, बाय द वे मैंने एक मीम बनाया, टाको कहते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, राइट, कि आखिरी मोमेंट में आके रुक जाता है, 5 दिन का डिले कर दिया। मेरी किताब में है कि एक और टाको का मतलब है ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। तो ये मैंने बनाया है, ये है टाको वर्सेस टाको चल रहा है दुनिया में। अगर आपके स्क्रीन पे आ पाए, जी जी स्क्रीन पर है ये इस वक्त। तो ट्रंप विल कैरी ऑन, ही विल स्टेप असाइड, ब्लफ करेगा, आर्टिफिशियल डेडलाइंस देगा, प्रेशर बना रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि उनका मोराल भी टूटे इरानियंस का। ठीक है, और कैप्टन यूके देवनाथ जी का रुख करूंगा। ये जिस तरीके से 48 घंटे के अल्टीमेटम को हटा करके 5 दिन का ये सीज फायर काइंड ऑफ ट्रंप ने ऐलान किया, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है भाई क्या होगा। एक तरफ ट्रंप का ये दावा है कि ईरान की सारी लीडरशिप उन्होंने ख़त्म कर दी है, दूसरी तरफ उनका ये दावा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, ईरान कह रहा है कि वो युद्ध रोकेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत हॉर्मुज है, जिसे कहते हैं दुखती हुई रग, और इसी वजह से अमेरिका भी नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा देश संकट में है और पूरे देश का दबाव अमेरिका के ऊपर है।
अनुराग, इस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है अपने सहयोगी मित्र देश उनके दबाव से। नेटो देश दबाव डाल रहे हैं कि ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, बचाओ। अमेरिका के ऊपर दबाव आ रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ऑयल की कीमत इतनी हो गई है, बचाओ। अब इससे बचेंगे कैसे? एक ही तरीका है, उन्होंने छोटे मोटे तरीके निकाल दिए कि चलो रशिया से हम खोल देंगे, रशिया से खरीद लो। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो 28 तारीख तक खुली हुई थी। अब देखिए घूम घाम के वहीं आ गई। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 28 तारीख तक खुली हुई थी, अब 24 दिन के बाद उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए दुनिया के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट लगे हुए हैं। अब मैं वैसे बता दूं, दुनिया में जितनी सीज फायर होती हैं, चाहे टेम्परेरी 2 दिन के लिए हो या टेम्परेरी सीज फायर 7 दिन के लिए हो, बिल्डअप के लिए उभय पक्ष इस्तेमाल करता है। अमेरिका जाहिर बात है इस वक्त अपने रिसोर्सेज को रीमोबिलाइज कर रहा है। उसके जो एसेट्स हैं, खासतौर से एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और मेरीन कमांडोज, वो अभी साउथ चाइना सी से जहाँ पे वो डिप्लॉयड थे, फिलीपींस में, ओकिनावा में, बुसान में, वहाँ से चल पड़े हैं, इंडियन ओशन तक आ गए हैं। अभी 5 दिन में पहुँच जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान के पास। दूसरी चीज़, अमेरिका 1000 पैरा कमांडोज को जमा कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है? अमेरिका के C-17 फ्लीट और C-130 1000 पैरा कमांडोज को ड्रॉप करने के लिए तुर्की में जमा हो रहे हैं। क्यों जमा हो रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि 5 दिन के बाद या उसके पहले भी, ट्रंप हमेशा पहले कर देते हैं, खड़ग आइलैंड के ऊपर एक सीबॉर्न एम्फीबियस असॉल्ट हो जाए। खड़ग आइलैंड को डिफेंड किया है एक ब्रिगेड मात्र IRGC के, समझिए 2500 या 3000 ट्रुप्स हैं। अगर जमीनी रास्ते से 4500, अगर समुद्र के रास्ते से 4500 या 5000 मेरीन कमांडो आ जाएं और आसमान से 1000 पैरा कमांडो पैराशूट से आ जाएं उतरने के लिए, तो IRGC, मेरा जो अनुमान है, जो कि हम इंडियन जॉइंट एक्सरसाइज में देखते हैं, बतौर अंपायर मेरा भी एनालिसिस रहता था कि अगर 1000 पैरा कमांडो खड़ग आइलैंड पर लैंड कर रहे हैं तो IRGC उसमें से 50 को तो कैजुअल्टी कर देगी। और इसी तरह से अगर 4500 मेरीन कमांडोज असॉल्ट शिप से उतरकर खड़ग आइलैंड को ऑक्यूपाई करने शुरू करते हैं तो उसमें से 200 को IRGC कैजुअल्टी कर देगी। ट्रंप इतनी सारे बॉडी बैग्स को पाकर संभाल नहीं पाएंगे। रिपब्लिकन पार्टीज अगले इलेक्शन में गायब हो जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन में तो ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। मैं इस पर अश्विनी सिवाज जी से रिएक्शन लूँ, उससे पहले आशुतोष कर्नाटक जी, क्योंकि ऑयल और गैस के संकट के बारे में अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बात की, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है अमेरिका के ऊपर। आशुतोष कर्नाटक जी, आप हमेशा अपने देश के मुतालिक जब बात करते हैं तो खतरे को जोन में बांट करके बताते हैं, और कल आपने बताया था कि हम 4थे जोन में एंटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं संवाद चल रहा है, और ये संवाद हॉर्मुज को लेकर के भी है। उम्मीद जाहिर की सरकार ने कि हमारे जितने भी जहाज वहां फंसे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द और सुरक्षित वापस लौट आएंगे। और लौट आने में अभी हमारे पास खतरे का कितना बफर बचा हुआ है खतरे से निपटने के लिए? जी देखिए, सही आपने जोन के बारे में बात की। मैंने एक मैनेजमेंट एनालिसिस करी है वॉर के बारे में। ये वॉर भी ना एक प्रोडक्ट साइकिल को फॉलो करता है। फेज 1 इज इनिशिएशन ऑफ द वॉर, फेज 2 था एनर्जी वॉर, फेज 3 था हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी वॉर, और फेज 4 में जहाँ आज हम पहुँच गए, जहाँ ट्रंप जी ने एक सोल्यूशन को रादर एक कहना चाहिए एक बेट फेंका है कि भाई 5 दिन का हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। ये होता है प्लेटू। ये जब प्लेटू आता है तो यहाँ पर फियर, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन एंड पेन, और निगोशिएशन की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि पार्टीज को पेन होना चाहिए। नाउ पेन इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय US एट दिस मोमेंट, क्योंकि उनके इंटरनल जो ऑयल के दाम है, गैसोलीन के दाम काफ़ी बढ़ गए, और जैसा कि आपने बताया कि मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पर है तो रिपब्लिकन का ही बड़ा प्रेशर है। सो एक रास्ता ढूंढा जाता है, हमेशा इसे बोलते हैं ऑलवेज ट्राई टू हैव ए एग्जिट पाथ। तो उन्होंने अभी एग्जिट पाथ निकाला, भाई 5 दिन का मैं लीवे देता हूँ, अगर इसमें कोई सॉल्यूशन निकल के आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा देन मे बी नेक्स्ट फेज। बट जो मेरे को लगता है अब इसके बाद ये डिक्लाइन की ओर आएगा, निगोशिएशन होंगी, मे बी द वॉर विल स्टॉप,
लेकिन जो इंटरनल वॉर है वो शायद आगे तक कंटिन्यू रहेगा, जहां बंदूकें नहीं चलेगी लेकिन जवानी खाते सब चलते रहेंगे। ठीक है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने एक आकलन दिया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है आने वाली स्थिति से निपटने के लिए, जिससे उसके लिए निपट पाना शायद मुश्किल होगा, और अगर वो निपटता भी है तो उसका खमियाजा वो भुगतने की स्थिति में नहीं है। ये ध्यान रखते हुए अगर हम ये भी ध्यान रखें कि ट्रंप लीडरशिप खत्म कर चुके ईरान की, ईरान युद्ध नहीं चाहता, तो क्या ट्रंप की ये स्ट्रेटेजी कहूंगा फेल्ड स्ट्रेटेजी है कि गले लगकर खंजर भोग दो? क्या ईरान को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जबकि ईरान मुझे लगता है हमसे पहले समझ चुका है ट्रंप की राजनीति और अमेरिका की कूटनीति? हाँ बिल्कुल, देखो मुस्कान जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार ईरान बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आया है। उसको पता था पिछली बार जो 12 दिन का युद्ध हुआ तो क्या खामियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है। पहली बात तो उसने जो इजराइल और अमेरिका ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने ये सोचा था कि शायद अयातुल्लाह अल खमैनी के मारे जाने के बाद सुप्रीम लीडर और 40 से 50 टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान ने क्या किया था, एक सक्सेशन प्लान बना दी थी 4 स्टेजेस की। दूसरा, इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर IRGC को, जिसको 31 प्रोविंस में बांट दिया। तो वो सब इंडिपेंडेंट एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि इनके कोई कमांडर मरने से ईरान के मोराल पे फर्क हो या उनके टेम्पो में फर्क आया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी। दूसरा, अभी ये है कि ईरान क्या चाहता है, ईरान क्या जीतना चाहता है। ईरान अगर सरवाइव कर जाता है इस लड़ाई को, वही उसकी जीत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जबकि अमेरिका और इजराइल को बहुत एक प्रकार कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात आके सारा का सारा दामोदार आ गया स्टेट ऑफ हार्मुज कि आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका जो कि सुप्रीम एक प्रकार से माना जाता है अपनी नेवल पावर में, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोल पा रहा है। और वो दुआएं दे रहा है कि दूसरे देश भी आए और शामिल हों। कोई देश आने को तैयार नहीं, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो ईरान है उसकी बॉर्डर मिलता है, नदर्न बॉर्डर, और उसने कोस्टल जो बैटरी लगा रखी है, वहां पर जो टेरेन है उसमें केव्स हैं, और वहां उसने माइन बिछा दी हैं, वहां पर उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और फायरवॉल। कहने का मतलब यह है, अगर अमेरिका यह सोचता है कि USS टिप्रोली और USS बॉक्सर आने के बाद कोई नेवल ऑपरेशन कर देगा या एयरबोर्न नेवल ऑपरेशन कर देगा, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है 25 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, और इससे 90% ऑयल जाता है। पर ऑयल आता कहां से? वो मेनलैंड से आता है। आता किस तरीके से? वो पाइप से आता है। वो बंद कर देगा ईरान। दूसरी बात यह है, अगर आपने खर्ग आइलैंड पकड़ भी लिया, वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आर्टिलरी से फायर आएगा, एयर फायर आएगा जो कि ईरान से। तो ये सच्चाई है, ये करना काफी मुश्किल होगा और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसको बॉडी बैग वही तो अमेरिका नहीं चाहता, इसीलिए तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा कभी भी डोनाल्ड ट्रंप। अब बात ये आके गई है, तो अब होगा तो होगा क्या? ये सच्चाई है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। लड़ाई क्या, जो असली मुद्दा होता है वो आता है आपका एक प्रकार से डिस्कशन से, डिप्लोमेसी से। और मुझे लगता है वो बैक चैनल चली हुई है। इजिप्ट भी है, टर्की भी है, और पाकिस्तान तो जरूरत से ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि वो बहुत काबिल है, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसके बहुत नजदीक है। मगर यह सच्चाई है कि अब ये जो लड़ाई है वो सच्चाई में एक इकोनॉमिक वार ज्यादा हो गया है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक वार, एनर्जी के ऊपर लड़ाई चल पड़ी है। दो बातें और इंपॉर्टेंट चीज हैं मुस्कान जी, देखो ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई में फायदा किसका हो रहा है। देखो इसमें दो देश बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो रूस को हुआ है, क्योंकि वो यूक्रेन को हथियार नहीं जा रहे, और दूसरा है रूस का ऑयल बिक रहा है, और वो भी जो है $100 पर बैरल के तौर पे। दूसरा जो है, चाहे कुछ भी को, अमेरिका को बहुत फायदा है। अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, सबसे ज्यादा गैस करता है, उसको बहुत पैसा मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, लोग हथियार लेना चाहते हैं, न्यूक्लियर हथियार बनने की तैयारी होंगी। अभी आप देखना जो गल्फ कंट्रीज हैं सब F-35। तो मेरा मतलब ये है, मगर इसके फायदे होने के बाद अमेरिका की जो पब्लिक है वहां पर इन्फ्लेशन बहुत है, वहां पर पॉपुलैरिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है। उनको लगता है, बिल्कुल उनको लगता है कि कोई ना कोई ऑनरेबल एग्जिट आए और मैं यहां से निकलूं। ये उसका सुशील सिंघल जी, अब सवाल हॉर्मुज का आके फंसा है। सवाल ही कि हमारे 3 जहाज आए और बाकी फंसे हुए हैं। ईरान से हम अच्छे संबंध होने का दावा करते हैं,
तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये बाकी जहाज हमारे फंसे हुए हैं, मतलब ठीक है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप युद्ध में मध्यस्थता कीजिए, लेकिन अगर आपके संबंध ईरान से बेहतर हैं तो फिर 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा जहाज क्यों नहीं आया? हमारे 20 से ज्यादा जहाज वहां फंसे हुए थे। तो क्या मिलाकर, कुल मिलाकर के भारत भी संवाद की स्थिति में है, लेकिन वो संवाद काम नहीं दे रहा अभी, ये माना जाए? देखिए, अगर आप देखें स्टेटमेंट्स, अगर ईरान के देखें स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा है कि सबके लिए खुला हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट करना है हमारी नेवी के साथ में और ईरान की सरकार के साथ में। और साथ साथ विदेश मंत्री जी ने बहुत साफ बोला था कि ये ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी है ईरान ने, केस टू केस बेसिस पर है। तो हर मूवमेंट के लिए उसका डिस्कशन करना होता है। अब उसमें क्या डिस्कशन होता है ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन यही दिया है कि हर बार उनसे बातचीत करी जाती है, उसके बाद वो परमिशन देते हैं। अभी सऊदी अरबिया से एक मेरे ख्याल से शिप आ रहा है, अभी टैंकर अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम वो एकदम ब्लैंकेट नहीं है कि भाई आपने जो 50 शिप आपके एकदम जो 20 फंसे एक साथ आपके आ जाएंगे, क्योंकि वहां शायद एस्कॉर्ट भी कर रही है उनकी नेवी, ईरान की नेवी या हो सकता है वहां पर कुछ माइन भी लगा रखी हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है किसी कहीं भी उसमें। लेकिन आई थिंक इंडिकेशन उसमें बहुत साफ है कि ब्लैंकेट परमिशन नहीं है, टाइम टू हर बार हर शिप के लिए अलग से नेगोशिएशन होता है उनके साथ। ठीक है, डिस्पाइट फैक्ट कि ईरान ने ये कह दिया कि ये हमने किसी को नहीं रोक रहे हैं, बट वो रियलिटी में वो नहीं है। ठीक है, अब एक ही सवाल का जवाब मैं सभी एक्सपर्ट से चाहूंगा। रविंद्र सचदेवा जी, अगर अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड पर जा सके, तो फिर इस सीज फायर के बाद आप इस युद्ध को कहां देख रहे हैं? इस सीज फायर के बाद अब तो ये फिलहाल बाय द वे जो अभी हो रखा है, इस समय जंग तो चालू है। बल्कि पिछले 12 घंटे में हमले और तेज हुए हैं। हाँ, जंग तो चालू है। केवल ट्रंप ने यह कहा है कि पावर प्रोजेक्ट्स पे नहीं अटैक करेंगे, इंफ्रा और पावर, वो उसे 5 दिन के लिए डिले करा है, क्योंकि वो पावर प्रोजेक्ट्स पे करेंगे इनके, तो ये जो रिटेलिएट करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स के जीसीसी को, और उसके अलावा डीसैलिनेशन प्लांट्स को। जीसीसी की जो देश है 80% ये ड्रिंकिंग वाटर समुद्र से खारा पानी को डीसैलिनेट करती है। कतर, कुवैत, बहरीन 100% समुद्री पानी को करती है, उनको डैमेज करेगा ईरान, तो नुकसान बहुत होगा। अब तो पॉइंट इस समय पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि देखो ये भी है। अब जैसे बात हो रही थी हमारी मरीन्स आ रहे हैं, पैराट्रूपर्स तैयारियां हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है और मारे जा रहे हैं इनको, राइट, कि अब तुम हाथ खड़े कर दो और सरेंडर कर दो। ईरान क्या सरेंडर करेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन आई थिंक फॉर एवरीवन। बूट्स ऑन ग्राउंड की जहां तक बात है, उसमें अगर ये मरीन्स आ गए तो एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो उस तरह के हो गए ना आकर के खर्ग में, बट अदरवाइज बूट्स ऑन ग्राउंड इन ईरान, उसमें बाय द वे ये जो गेम चल रही है होगा नहीं वो। बट ये जो पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, याद रखिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मिलिट्री अलायंस है कि सऊदी पे अटैक मारा जाएगा पाकिस्तान पे और वन ऑन दी अदर। तो सऊदी पे ईरान ने अटैक करा तो पाकिस्तान भी तो कुछ करेगा सऊदी के लिए, अब नहीं तो ये तो पैक तो केवल बोलने का हो गया। पाकिस्तान इस समय ऑफर डाल रखी है, तभी इस बातों में इन्वॉल्व है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए हो तो कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड तो मैं अपने बॉर्डर से डाल दूंगा ईरान के अंदर। पाकिस्तान ने अपनी वो लीवरेज बनाई है और पाकिस्तान वहां ईरान को कह रहा है देखो मैं कुछ करना नहीं चाहता, मेरे तो अच्छे तुमसे रिश्ते पड़ोसी है, बट मैं क्या करूं, मेरा सऊदी के साथ डिफेंस मिलिट्री एग्रीमेंट है, तुमने उसको मारा तो मेरे को भी तुम्हें मारना पड़ेगा। तो ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ईरान के ऊपर। ठीक है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, सवाल ये है कि ईरान ने हर शर्त के बदले एक शर्त रखी है। होर्मुज के ऊपर उसने शर्त रखी है कि युद्ध बंदी होनी चाहिए, हमले बंद होने चाहिए। फिर जब उससे कहा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आप नहीं जारी रखेंगे तो उस पर भी उसने शर्त रखी है। जब उससे कहा गया कि 1000 किलोमीटर की रेंज से कम आप ज़्यादा की मिसाइल नहीं बनाएंगे, उस पर भी। क्या ये अमेरिका को शर्तें मंजूर होंगी या हम 4 दिन के बाद स्थिति कुछ और देखेंगे कि फिर इंफ्रा पर हमला हो रहा है, फिर पावर पर हमला हो रहा है? ये शर्तें रखने का मतलब ही है कि बातचीत चल रही है। दिस इज द एविडेंस जो मैं आपको सामने दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको एक और एविडेंस दे रहा हूँ कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें यूएस के तरफ से थ्रू मीडिएटरीज हमारे पास कुछ प्रपोजल्स आए हैं। दैट मीन्स बातचीत जरूर चल रही है। जो वो डिनायल वाला मोड है वो अपने आप में, अगर वो स्पीकर साहब ईरान के बोल रहे हैं कि दिस इज अ फेक न्यूज, वेल लेट मी टेल यू, वो खुद ट्रंप कार्ड माने जा रहे हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न कि अगर कहीं कोई अगला लीडर हो सकता है तो शायद
कहीं ना कहीं वो भी हो सकते हैं। ये फॉक्स न्यूज़ का एनालिसिस है जो हमने कल किया था। उससे भी बड़ी बात, ये जो आप पाकिस्तान से लेकर बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर मेरे फॉरेन पैनलिस्ट जो हैं एज अ स्टूडेंट मुझे वो ग्रांट करेंगे, किसी भी तरह की अगर आप मीडिएशन करने की काबिलियत रखते हो तो आपके पास 2-3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप रिलायबल होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान नहीं। आप क्रेडिबल होने चाहिए। नहीं वो रिलायबल हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, गलत बात हो जाएगी। वो क्रेडिबल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनके अंदर, जो भी मीडिएट करे। तो पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड के अंदर आपकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, आप नोन होने चाहिए, इकोनॉमिकली भी आपका। और इन सारे पैरामीटर्स पर मैं पाकिस्तान को बिल्कुल फिट पाता हूं, सिर्फ इसके कि इसके आगे लिखना पड़ेगा इक्वल टू टेररिज्म। जो टेररिज्म के ये पैरामीटर्स हैं उसमें वो फिट होता है। और इंडिया बड़ा जरूरी, क्योंकि बड़ा डिबेट चल रही है कि इंडिया क्यों नहीं विश्व गुरु है। भाई एक बात बता दूं सर, आप खुद देख लीजिएगा, मेसी जब खेलता है तो उसका खेल बोलता है। इंडिया इस समय अपनी जो साइलेंट डिप्लोमेसी में खेल रहा है, आप देख रहे हो, आपके शिप्स निकल कर आ रहे हैं। आपने सवाल किया कि भाई 1 क्यों, 2 नहीं, 4 या 5 क्यों नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 26 तारीख को 138 शिप क्रॉस करे थे हॉर्मुज से, पिछले 24 दिन में 55 क्रॉस करे हैं। 55 में से 4 आपके हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये एज अ प्रोग्रेस देखनी है। आप ये देखें कि अभी भी मेरे 22 अटके हैं, सब वहां पर 650 अटके हुए हैं, 20,000 लोग अटके हुए हैं। ठीक है, समय की कमी है सर मेरे पास। एक कमेंट मैं यूके देवनाथ जी से भी चाहूंगा। सर, अनुराग, शिप्स आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने के लिए एक लेन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब सागर बाहर निकलने के लिए एक लेन है। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रूल्स है कि पीस टाइम में भी 2 शिप्स के बीच में 2 नॉटिकल माइल का गैप होना चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लॉयड्स ऑफ लंदन ने इंश्योरेंस कॉस्ट 500% बढ़ा दिए हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल समझा देता हूँ 3 सेंटेंस में। कई बार हम सोचते हैं कि इंडिया का शिप आ रहा है, लेकिन होना चाहिए, अगर समझिए एक इंडियन शिप हमारा झंडा लेके आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भारत एक पनामा में शिप रजिस्टर्ड है, उसमें हमारा कच्चा तेल आ रहा है, तो नेगोशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 1-2 केस में ऐसा भी है कि शिप हमारे लिए कच्चा तेल लेके आ रहा है, लेकिन शिप का जो ओनर कंपनी है वो इजराइल या अमेरिका में है। तो अनुराग, थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे लगता है कि ठीक है, जो स्थितियां हैं, अगर इस डिबेट का मैं आकलन करूं तो आशुतोष कर्नाटक जी, जोन 5 में शायद हम जाने से बच जाएं। क्या लगता है आपको? नहीं, हम लोग अब इसको जोन 5 कहिए, फेज 5 कहिए। अच्छा, फेज 5 इज रिजोल्यूशन थ्रू संवाद, नेगोशिएशन, मीडिएशन। अब हम वहाँ इंटर कर चुके हैं। और जैसा सर ने बोला कि भाई मीडिएटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट इज हिज ट्रस्टवर्दीनेस। और यहाँ पर मेरे को ओमान, इजिप्ट और इंडिया नजर आते हैं। और निगोशिएशन हमेशा विन विन होता है, एंड जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए होता है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट्स। ये दोनों जिस दिन मैच कर जाएंगे उस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी कहीं कोई मीडिएशन नहीं होते। ठीक बात है। तो जैसे मीडिएशन हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके नतीजे अच्छे निकलें, और क्योंकि ये नतीजा पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा, और इसमें हम भी आते हैं, जाहिर सी बात है, हम संकट से 2-4 हो ही रहे हैं। तो ये 3 से 4 दिन में संकट डिक्लाइनेशन की ओर जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।